एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर, एक अच्छा आयुर्वेद प्रैक्टिशनर जो सारे प्रिंसिपल्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, जनरल प्रिंसिपल्स के साथ जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो एक महीने में कितना पैसा कमा सकता है? जो बीएमएस में एडमिशन लेते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं लेते हैं। आपके जो इनिशियल डेज थे न्यू प्रैक्टिस के, प्राइवेट प्रैक्टिस के, वो कैसे रहे? वेट करना पड़ता था पेशेंट के लिए? काफ़ी नाम मैं पहले से ही HIV एड्स में सुनते आया था और मैं बुक्स भी पढ़ता था काय चिकित्सा के, तो आपका नाम वहाँ मेंशन होता है। तो कोई पेशेंट जो आपको याद आते हैं कि ये पेशेंट्स के कारण मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ और ये पेशेंट्स ने मुझे प्रैक्टिस में हेल्प की है। आपने मुझे कहा था एक बार कि आपकी ये एग्ज़ाम नहीं है, हाँ, ये एग्जाम असली एग्ज़ाम टेबल पे बैठने के बाद टेबल पे बैठने की होती है। आप रील देख लें, वीडियो देख लें, कुछ मतलब नहीं उसको, जब तक आपका व्यवहार, आपकी प्रैक्टिस आपके साथ में नहीं रहेगी। सर क्या मैसेज देंगे, उनका क्या एटीट्यूड होना चाहिए इन यूजी? क्योंकि काफ़ी लोग परेशान होते हैं, आयुर्वेद प्रैक्टिस करो, एलोपैथी प्रैक्टिस करो, मैं कहाँ से पढूँ, मैं किसके पास ऑब्जर्वेशन पे जाऊँ? अब इस पर हमको बताइए कि ऑब्जर्वेशन जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वही सेम सवाल पीजी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा कि जब वो पीजी करते हैं तो काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पर पेशेंट्स नहीं हैं, जो कि बुरी बात है क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस ओरिएंटेड तभी बनने का टाइम होता है कि कैसे हम आउटर वर्ल्ड को फेस करेंगे, लेकिन तभी वहाँ पर पेशेंट्स नहीं हैं और प्राइवेट कॉलेजेस है और उनको पढ़ने का कोई साधन नहीं है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए और इन जनरल भी पीजी स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? प्रैक्टिशनर्स के लिए जो न्यू प्रैक्टिशनर है मेरी तरह, तो उनके लिए आप 3 कौन से एडवाइस देना चाहोगे? कि मैंने कंधे पे हाथ रखते हुए तपतपाते कहा, ये रस्सी खींचते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करते हो। तो उसने अपना हाथ लिया और मेरे गले के पास आया, बोला साहब ये जो चेन है ना, ये चेन खींचता हूँ मैं, चेन स्नेचर हूँ मैं। अच्छा है सब। Hello and welcome to Unscripted with Dr. Aditya. So today was the most beautiful day of my life because मैंने आज मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट शूट किया और आज मेरे पॉडकास्ट के गेस्ट थे प्रोफेसर डॉक्टर हरीश कुमार सिंह सर। सर मेरे मेंटर रह चुके हैं, मेरे फाइनल ईयर में काय चिकित्सा मेडिसिन के टीचर रह चुके हैं और सर काफ़ी सारे कॉलेजेस के टीचर और प्रिंसिपल डीन भी रह चुके हैं। सर ने काफ़ी कुछ अचीव किया लाइफ में, बहुत सारे अवार्ड्स है। सर हैज बीन अवार्डेड विद धन्वंतरी अवार्ड, सर हैज बीन रीडर प्रोफेसर इन मल्टीपल कॉलेजेस एंड मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एंड बियॉन्ड दिस सर इज अ ग्रेट पर्सन। सो अगर तुम डीपर कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो, लाइफ लेसन्स एक एक्सपर्ट से सुनना चाहते हो, आयुर्वेदा एस्पेक्ट को अलग तरीके से देखना चाहते हो और अपना लाइफ को देखने का परसेप्शन चेंज करना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए जरूर है। और ये पॉडकास्ट आप एंड तक देखना क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप खुद रोज सोचते हो लेकिन इसका आंसर आपको कहीं नहीं मिलता, ये पॉडकास्ट में जरूर मिलेगा। प्लीज जरूर देखना। So hello and welcome to my first podcast and today we have great HB Singh sir with us. So how are you sir? All well, all fine. अच्छा है सब। so, आपको हम ऐसे हम लोग खुश मिजाज और जोवियल काइंड ऑफ पर्सन है, हम आपको जानते हैं स्टार्ट से। तो आपका आयुर्वेद क्षेत्र की तरफ जर्नी कैसा रहा? आयुर्वेद का मेरा जर्नी बड़े अलग किस्म की रही। मैं 1973 में पास आउट था मैं, जो उस समय की पुरानी मैट्रिक हुआ करती थी, और उसके बाद मैं इंटर साइंस के लिए गया था। मैं घर में इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन थोड़ा सा मस्तीखोर जैसा मैं तो था। परफॉर्मेंस जो मुझे मिलना चाहिए था, मुझे मेरे इंटर साइंस के दरमियान वो न मिल के मेरे लगभग मेडिकल जाने के तो रास्ते कुछ दिखे नहीं उस समय। घर में इच्छा थी, लोगों को था कि भाई मैं एक डॉक्टर बन के निकलूं, क्योंकि पुराने ज़माने में पेरेंट्स डॉक्टर या तो इंजीनियर यही 2 ब्रांच समझते थे। घर में भी हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उनके पास जानकारी नहीं थी कि इंटर साइंस के बाद या मैट्रिक के बाद
बच्चों को क्या करना चाहिए। तो ये रहा कि आप डॉक्टर बनो। अब डॉक्टर बनने की तलाश में हम घूमते घूमते चले गए, वर्ली पहुंच गए। हमारे एक मित्र थे जो मेरे साथ में क्रिकेट खेला करते थे, उन्होंने कहा चलो मेरे साथ अपन चलते हैं। तो हम आए और फॉर्म भर दिया हमने। तब तो हमको फॉर्म फ्री में मिलता था, उसके लिए कोई पैसे नहीं देने होते थे। हमने फॉर्म भर दिया, कॉल आया और एडमिशन हो गया। तो बीएमएस नहीं था सर? तो तब बीएमएस ही था ये। अच्छा। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो मेरे मित्र नहीं मिलते तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि कोई आयुर्वेद का कोर्स चलता है। अच्छा। क्योंकि वो मेरे गली के मित्र थे, वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर जतिन त्रिवेदी जी। उन्होंने कहा, हम साथ में क्रिकेट खेलते थे, कि चलो मेरे साथ चलो। नहीं तो मुझे तो बीएमएस कोर्स ये मालूम ही नहीं था। एक ही कोर्स मालूम था जो एमबीबीएस था, मेडिसिन का कोर्स। तो हम बीएमएस में एडमिट हो गए। तो ये एक्सीडेंटल एडमिशन था मेरा। ओके। बहुत ज़्यादा आयुर्वेद के प्रति झुकाव था या आयुर्वेद को मैं जानता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, लेकिन दवाएं मैं आयुर्वेद की बचपन से ही खाता था। मेरी माता जी को आयुर्वेद पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। ओके। तो हम जब बीमार होते थे तो एक वैद्य जी थे हमारे भांडुप में ही, हम उन्हीं के पास जाके दवाइयाँ लेते थे। तब हमको 25 पैसे में वो हफ्ते भर की दवाई दिया करते थे। तो एक्सीडेंटल एडमिशन ही रहा। एज ए कैरियर ओरिएंटेड मैं बीएमएस करूँगा, बीएमएस में आगे जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं था। ओके। अब हमने फॉर्म भर दिया, इंटरव्यू भी हो गया, सेलेक्ट भी हो गए, बट पिताजी हमारे प्रसन्न नहीं थे। क्यों सर? उनका कहना था कि 7.5 साल का कोर्स, ये बीएमएस खाली 7.5 साल का? हाँ, ये बीएमएस कोर्स 7.5 साल का कोर्स था ये। हाँ। हम भले इंटर करके गए थे, 2 साल वाज ए प्री कोर्स। ओके। जैसे इंटर साइंस का जो कोर्स होता था, जैसे आजकल 10+2 है, वो प्री कोर्स, उसको हम प्री बीएमएस कहते थे। वो प्री बीएमएस करने के बाद 4.5 साल का कोर्स, मेन कोर्स, ओके। जो 1.5 साल यानी कि 4.5 हो और 2 साल हो और 1 साल की इंटर्नशिप थी। तो प्री कोर्स में क्या होता था? प्री कोर्स में आयुर्वेद के प्राथमिक सब विषय जो हुआ करते थे उनका परिचय। मेरे ख्याल से उस समय की जो काउंसिल की आइडिया रही होगी कि जैसे लोग इंटर साइंस करने के बाद या 12th करने के बाद एडमिशन लेते हैं, तो उस तरह का कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, बट दैट नॉट अप टू द मार्क। ओके। बल्कि वो 2 साल के कोर्स में बहुत सारे मेरे समय के लड़के डिप्रेशन में चले जाते थे। अच्छा। क्योंकि हम जो कुछ पढ़कर आए थे इंटर साइंस में, उससे भी बहुत कम नॉलेज और कोई ज़्यादा मदद होगी ऐसी बात नहीं थी। हाँ, विषय थे, पदार्थ विज्ञान था, संस्कृत था, जो हमको कहीं हम पढ़े नहीं थे। मैं वैसे तो मैंने स्कूल में मैंने लिया था, तो मुझे तो संस्कृत का गंध था, लेकिन कई लोगों को उसका भी गंध नहीं था। लेकिन वो कोर्स के कारण, वो प्री कोर्स के कारण बहुत सारे लोग बीच में ही उस समय कोर्स छोड़ के चले गए। ओके। अब जो कोर्स है यूनिवर्सल, जो हर जगह मान्य हो गया है कि आप इंटर साइंस या 12th के बाद आपको आना है, और बाद में 4.5 साल का मेन कोर्स है और 1 साल का इंटर्नशिप है, और बीच में शायद उसमें भी कुछ बदलाव हुए थे। तो ये कुछ बदलाव तो चलते रहते हैं, बट मुख्य रूप से 3 एग्जाम थे हमारे मेन कोर्स में। फर्स्ट ईयर मेन, सेकेंड मेन एंड फाइनल मेन, एंड 1 ईयर देन रोटेटिंग इंटर्नशिप हुआ करती थी। तो हम इस तरह से पास होके 1981 में आउट हो गए। तो बीएमएस का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? क्योंकि अभी हम देखें तो फर्स्ट ईयर जो बीएमएस में एडमिशन लेते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी बार उनका सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर किसी तरह से उनको यहाँ पर आकर वो लैंड होते हैं। बाद में दे मेक देयर वे, वो तो बात है। कि आपके ज़माने में भी ऐसे ही था? बिल्कुल यही था। ओके। यही चित्र था ये। हाँ। कि जिनको डॉक्टर बनना था वो आते थे,
मेरे जैसे एक्सीडेंटल लोग चले आते थे कि घर वालों की इच्छा थी, पेरेंट्स की इच्छा रहती है। लेकिन आने के बाद थोड़ा सा दिमाग खटक जाता था। किस वजह से? इंटरेस्ट नहीं डेवलप पाता था, क्योंकि हम बचपन से ही जो पढ़कर आए हैं साइंस के रूप में, जो साइंस हमको स्कूल में सिखाया गया था, 5वीं से ही हम साइंस पढ़ 5वीं से ही हम तो तीसरी से ही पढ़ने लगते हैं। वो जो साइंस है, वो साइंस और ये साइंस कंप्लीटली डिफरेंट। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये पढ़ के करेंगे क्या, हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा डेविएशन हो जाता था। और हम जैसे तो शुरुआत से ही स्कूल के जमाने से ही कभी लास्ट बेंचर रहे, क्लास में शोर ना हो इसलिए टीचर हमको पहले बेंच पे बिठाती थी, बट हमारी चॉइस तो लास्ट बेंच हुआ करती थी। अब समझ जाइए अब लास्ट बेंच का मतलब क्या है। मैं तो हमेशा कहता हूँ हम लोग तो लॉर्ड लास्ट बेंच थे, LLB थे उस समय के। सर ये तो BMS की बात होगी, अब BMS में कंफर्टेबल हो गए? यस नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो वो जो प्री कोर्स था जिसमें हम डेविएट हो जाते हैं, लेकिन जब जैसे मेन कोर्स में हम आ गए और हम जब मूल साइंस पढ़ने लगे, शारीर पढ़ा हमने, शारीर क्रिया विज्ञान जिसको हम दोष धातु मल विज्ञान कहते हैं। तो ये जब मेन विषय वहां पे जब आ गए, संस्कृत आ गया, तब उसमें से हमको इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। उसके बाद कोई भी विद्यार्थी या कोई भी स्टूडेंट पीछे मुड़ के नहीं देखता था। तब वहां पे कैरियर बनाने की बात होती थी। तो वही है कि शुरुआत में तो लगा कि हम कहाँ आ गए, लेकिन जब एक बार आ गए तो वहां से आने के बाद हर विद्यार्थी एक पॉजिटिव माइंड से कि ठीक है वहां नहीं गए ना, अब यहाँ से आगे जाएंगे। तो उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना है। और मैं तो और अलग शब्दों में कहूंगा कि हमने नहीं रास्ता चुना, आयुर्वेद ने हमको चुन लिया। तो जो ये विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए, उन सभी को आयुर्वेद ने चुन लिया है। विद्यार्थी ने नहीं चुना है उन्हें। वो तो बात सही है सर। तो ये तो भगवान धन्वंतरी की कृपा है। ट्रू सर। BMS में आपके कौन ऐसे टीचर्स मेंटर्स रहे जिनकी वजह से आप आयुर्वेद की तरफ और ज्यादा झुकाव बढ़ते गया? किसी का भी विकास करना हो तो उसके लिए टीचर आवश्यक है, ये तो एक सामान्य बात बराबर। जब हम BMS में आए तो पोदार कॉलेज, मैं पोदार मेडिकल कॉलेज से पास आउट हूँ, जो कि बहुत पुरानी संस्था है। इतिहास में उसका गौरवशाली नाम है। वहाँ पे हमारे एक गुरु जी थे, वैद्य VV व्यास, वासुदेव विठल प्रसाद व्यास जी। संहिता, बिल्कुल संहिता के प्रोफेसर, संहिता के प्रोफेसर थे, निदान के प्रोफेसर थे, बहुत बड़े विद्वान थे। वो यदि किसी एक शब्द पे बात करेंगे तो 45 मिनट भी कम पड़ जाते थे। अच्छा बोलते थे, विषय पे तो कमांड था, भाषाओं पे भी कमांड था, और विद्यार्थी प्रिय भी थे, डिसिप्लिन प्रिय थे। उनसे हम डरते जरूर थे कि कब हमारी तकलीफ हो जाए हमको उनसे, लेकिन मैंने देखा आगे जाके कि उन्होंने कभी विद्यार्थियों का नुकसान नहीं किया, विद्यार्थियों के हित में बात करते थे। चिकित्सा की जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे वैद्य DS अंतरकर सर, उनका बुक भी मैंने पढ़ा। हाँ, आपने बुक पढ़ा होगा, और बड़े एविडेंस बेस वैद्य बोल सकता हूँ मैं। उन्होंने भी काफी विपरीत परिस्थितियों में काम किया था। उस समय तो आयुर्वेद को इतनी ज्यादा मान्यता नहीं थी। आज तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि करंट गवर्नमेंट जो है आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है। उस समय तो बस मेडिकल उस समय उन्होंने आयुर्वेद में बहुत अच्छा काम किया है, एविडेंस बेस।
और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो इस्टेब्लिश करके रखी हुई है, आज वो एक लोगों के लिए मील का पत्थर साबित है रिसर्च करने के लिए। दूसरे हमारे एक वैद्य थे प्राध्यापक SB जोशी जी। ओके। व्यवहार क्या होता है, कब तक आपको रोगी को देखना है, कब तक ट्रीट करना है, कब रिफर करना है, व्यवहार आना बहुत जरूरी है। आपको सिद्धांत है, प्रैक्टिकल है, लेकिन व्यवहार नहीं आएंगे, व्यवहार शून्य हो तो आप सफल इंसान नहीं बनोगे। तो व्यवहार में एक फिजिशियन को, एक चिकित्सक को कैसे काम करना चाहिए उनसे सीखा। तो ये आपके टीचर्स रहे? हाँ, हमारे एक टीचर और ताथेड़ जी हैं, प्रकाश ताथेड़ जी हैं। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के हमको काम करना सिखाया, जो आज के दिनों में लगता है कि ओह हम ये करते थे। प्लूरल टैपिंग करना हो या CSF निकालना हो वार्ड में प्लूरल टैपिंग करना हो, एसाइटिस की टैपिंग करना हो। उस समय तो कोई USG गाइडेड वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था। और इंट्राकार्डिक इंजेक्शन भी देना हो जब पेशेंट मरणासन अवस्था में हो, वो सब जो चीजें हमने उन जमाने में उनसे सीखी हैं, आज मैं सोचता हूँ कि जो इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट करते हैं उनसे ज्यादा अच्छा हम कर लेते थे सुविधाओं के अभाव में। अब तो सुविधाएं बहुत सारी हैं, मशीन आपको कहती है कि क्या करना है। दूसरी एक हमारी मैडम थी, उनका नाम था शशिकला कोपीकर, प्राध्यापक हमारी गायनेक की प्रसूति की मैडम थी। उनका वात्सल प्रेम, बहुत बड़ा प्रेम था उनका। हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह मानती थी। तो इस तरह से हमको लोग मिले। सर्जरी में हमारे डॉक्टर SI नागराल जी थे। इन लोगों के प्रेम, इन लोगों की मेहनत और हम लोगों को तराशने में उनका बड़ा योगदान रहा। यदि आज मैं कुछ यहाँ बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं उस तराशा हुआ हीरा का पत्थर हूँ जो उन्होंने तराशा है। सर, आपका फिर UG होने के बाद आपने PG करने का सोचा, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये आपका क्या स्टोरी था कि PG में आप कैसे आए? उस समय जब मैं पास आउट हुआ 1981 में, तो मुंबई में कहीं PG चलता नहीं था। अच्छा। PG कोर्स अवेलेबल ही नहीं थे। एक ही कॉलेज नहीं था ही नहीं। ओके। महाराष्ट्र में आयुर्वेद का PhD करना हो तो उस समय पुणे यूनिवर्सिटी का एक कोर्स हुआ करता था, उसका नाम था मास्टर ऑफ आयुर्वेदिक साइंस। अच्छा। MSc हुआ करता था। MD आयुर्वेद नहीं था। MD आयुर्वेद नाम का कोई कोर्स नहीं था। उस समय ये कोर्स जो चल रहा था, या तो आप जामनगर जाइए या तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU जाइए। अब बट परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे मुंबई छोड़ना नहीं था, घर वाले अलाउ नहीं करते मुंबई छोड़ने के लिए, तो मैंने यहीं रहा। मैं 83 के दरमियान मुंबई विद्यापीठ में MD कोर्स शुरू हुआ, मुंबई विद्यापीठ में। तब तक आपका BMS करके काफी टाइम? हाँ, तब तक मैं पास होके 2 साल हो गए। पास करके 2 साल हो गए थे। तो पहली बैच मेरी, अच्छा, पोदार कॉलेज की पहली बैच का मैं विद्यार्थी हूँ MD का मैं। तो MD के लिए जो कुछ ऐड वगैरह आई, हमने अप्लाई किया और फिर थोड़ी सी लीगल बैटल मेरी वहाँ पे हुई कि मैं यूनिवर्सिटी टॉपर होने के बावजूद भी नियम ऐसे थे कि मुझे एडमिशन नहीं मिला। ओके। क्योंकि एप्लीकेशन अलग अलग जगह से आए थे, वहाँ पे कोई सेम क्राइटेरिया नहीं था, केवल मार्क्स के आधार पे एडमिशन हो रहा था। तो मुंबई के टीचर्स जो हैं वो मार्क्स देने में बड़ा थोड़े से कंजूसी करते थे। बाहर से जो लोग आए थे उनको भर भर के मार्क्स था, तो वो मेरिट में आ गए और हम आउट हो गए। उसके लिए कुछ लीगल बैटल करना पड़ा। फिर मुंबई हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए, उसके बाद मेरा एडमिशन वहाँ पे हुआ। अच्छा। लेकिन मैं पहली बैच का विद्यार्थी हूँ।
तो फिर आपका जो इंटरेस्ट था पीजी में, अपने काय चिकित्सा में जो पीजी की? शुरुआत से मेरा इंटरेस्ट काय चिकित्सा में ही रहा। अच्छा। मैं सर्जरी की तरफ कभी गया नहीं। चिकित्सा करना, और चिकित्सा करने के बाद जब रोगी ठीक हो जाता है, उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी प्रसन्नता को देख के जो खुशी मिलती थी, उसको देख कर मुझे लगा कि ना, ये चिकित्सा ही करना ठीक है। और मैंने काय चिकित्सा किया, क्योंकि मुझे रोगियों को देखने में ज़्यादा आनंद प्राप्त होता था। सर, आपका काफ़ी नाम, हम भी जब यूजी में थे, मैं मित्तल में आपके अंडर ही पढ़ा हूँ। हाँ जी। तो आपका काफ़ी नाम मैं पहले से ही HIV एड्स में सुनते आया था। हाँ, और हाँ। मैं बुक्स भी पढ़ता था काय चिकित्सा के, तो आपका नाम वहाँ मेंशन होता था। तो ये HIV एड्स का जो रिसर्च आपने पुदार में जो किया आपके सहयोगी के साथ, तो उसके बारे में हमको बताया कि वो कैसे स्टार्ट हुआ और आपका उसमें जर्नी क्या था? जब HIV एड्स आया, लगभग वो 1981 की बात है, तब तो मैं पास आउट हुआ था। 1981-82 की बात है। बट HIV में, एड्स में काम करने का मुझे मौका 93 के दरमियान मिला। JJ हॉस्पिटल में एक संस्था थी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और टेक्सास यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में एड्स रिसर्च एंड कंट्रोल सेंटर, ये संस्था बनाई गई जो इंडिया में HIV एड्स पे काम करेगी। उसको लीड कर रहे थे डॉक्टर सुभाष हीरा, जो टेक्सास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और उन्हें HIV एड्स में काम करने का बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है वहाँ पर, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। तब हम वहाँ एक बार उनको मिलने गए और हमने कहा कि सर HIV एड्स में काम करना है। इसके पहले मैं एक बात बता दूं आपको मैं, कि एक सामान्यतः ये माना जाता है कि आयुर्वेद है तो क्रॉनिक डिसीज में काम करती है, इन्फेक्टिव में कैसे करेगी, स्लो, हाँ, इन्फेक्टिव में कैसे काम करेगी, और स्लो काम करती है, तुरंत रिजल्ट नहीं देती है, और कोई भयंकर बीमारी, महाबीमारी आ गई तो आयुर्वेद तो कुछ कर ही नहीं सकती है। यह लोगों की धारणा है। शुरू से ही जब मैं विद्यार्थी था तो मेरा यह मानना था कि आपकी पढ़ाई समाज के लिए उपयोगी होनी चाहिए, सोसाइटी के लिए उपयोगी होनी चाहिए। तो पढ़ते समय ही जब मैं पढ़ रहा था, उस समय मुंबई शहर में ड्रग एडिक्शन की बड़ी समस्या थी, ब्राउन शुगर एडिक्शन की। और ब्राउन शुगर एडिक्ट इतने बढ़ गए थे, उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं थी, और यदि एडमिट होते तो किसी मॉडर्न हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते थे। तो हमने ये तय किया कि हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमने 88-89 में हमने काम करना शुरू किया, और टिल 95-96 तक हमने ब्राउन शुगर एडिक्शन में काम करते रहे। पोदार हॉस्पिटल में हम उनको एडमिट करते थे। अच्छा। और उनका हम आयुर्वेदिक मैनेजमेंट का हमने एक प्रोटोकॉल तैयार किया, जो बाद में बहुत पॉपुलर हो गया, बाकी लोगों ने भी अपनाया, कि उनको आयुर्वेद में हम क्या दे सकते हैं। उसी के बाद फिर मैंने 94-95 में मैंने जब PhD की, तो मैंने ये ब्राउन शुगर पी, मेरी ब्राउन शुगर वाली जो PhD मेरी रही कि इन आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ ब्राउन शुगर एडिक्ट्स, इस पे मैंने PhD कर ली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक दृष्टिकोण से आपका कुछ रोल होना चाहिए। जब 94 में ये संस्था बनाई गई JJ हॉस्पिटल में, मैं और मेरे एक मित्र डॉक्टर मिलिंद पाटिल, हम दोनों साथ में वहाँ पर गए। वहाँ डॉक्टर सुभाष हीरा जी को मिले और हमने कहा कि सर, हम अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं। उन्होंने हमारा तहे दिल से स्वागत किया। उन्होंने पूछा, आप क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति प्रबल थी। हमारे पास हमारे किताबें थी, हमारे ग्रंथ थे, हमारे सिद्धांत थे।
जो जो हमने रसायन पढ़ा हुआ है, आयुर्वेद का अष्टांग तो आपको मालूम ही है, रसायन वाला जो चीजें हैं, हमने कहा सर इस रोग के अंदर जो रोगियों की व्याधि क्षमता शक्ति कम हो जाती है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, उन लोगों की हम इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। हमारे पास तो इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके हैं, हमारा पूरा ग्रंथ है। और क्या कर सकते हैं? हमने कहा कि सर जो रिकरेंट बार बार बीमार पड़ते हैं, इनको बार बार एडमिट करना पड़ता है, तो हमारे पास इनकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अतिसार होगा, ज्वर होगा या हर्पिस होगा, जिसको हम कच्छा कहते हैं या कुछ लोग विसर्प कहते हैं, उसकी मैनेजमेंट करेंगे। और आप जो कहते हैं कि CD4 काउंट, CD4 काउंट इज द मार्कर टू नो द इम्यूनिटी पावर ऑफ द बॉडी, और CD4 बढ़ाएंगे। बोले यही तो हमको चाहिए। तो उन्होंने हमको परमिट किया, और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हमारा ऑर्डर निकाला कि हम वहाँ पे सप्ताह में 2 दिन वहाँ अटेंड करेंगे। तो प्रत्येक मंगलवार शुक्रवार को हम वहाँ जाते थे, और 6 महीने के बाद उन्होंने हमको परमिशन दे दी कि आप OPD में बैठ के आयुर्वेदिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करें। तो हम लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते थे, डिस्पेंस नहीं करते थे। अच्छा। क्योंकि जब डिस्पेंस करने की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। दवाई कौन लाएगा, कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, कौन खरीदेगा, बजट क्या होगा। तो बेहतर ये था कि हम प्रिस्क्रिप्शन देंगे, लोग बाजार से खरीदेंगे और लोग खाएंगे। तो हमारा काम तुरंत शुरू हो गया। जब हमने इन रोगियों को दवाई दी तो उनमें बहुत अप्रत्याशित रिजल्ट हमको मिले। लोगों की इम्यूनिटी बढ़ते चली गई, CD4 काउंट बढ़ते गया, और लोगों का बार बार बीमार पड़ना कम हो गया। तो हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ अर्कॉन हो गए, और अर्कॉन ने इस देश को नई दिशा दी। उस समय 94 के दरमियान HIV एड्स में एड्स की परिभाषा क्या होगी वो हमने यहाँ बैठ के तय किया था, और उस समय नाको ने इसको स्वीकार किया था। इट वाज अ बिग विक्ट्री सर। या बिग विक्ट्री। सर आपके लेक्चर में मैंने एक बार सुना था कि लघु मालिनी वसंत या फिर जो वसंत कल्प है, वो ना कि CD4 काउंट इंक्रीज कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ HIV वायरस को भी एलिमिनेट करने में मदद करते थे। ऐसा नहीं कहूँगा मैं। बसंत कल्प जो भी हैं वो एक उत्तम रसायन कल्पों में से आते हैं। और लघु मालिनी बसंत हमने इसलिए चुना कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि जब HIV एड्स आया तो उस समय हमारे कुछ पुराने वैद्य, सीनियर वैद्य, अच्छे प्रैक्टिशनर सीधे सुवर्ण की बात करने लगे, सुवर्ण भस्म, हीरक भस्म। बट आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ पोद्दार मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ पे असुविधाएं हैं। असुविधाओं में सुविधा देखनी है। और क्या कर सकते हैं आप? तो मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था। मेरे सामने विकल्प सतावरी है, अश्वगंधा है, तुलसी है। लेकिन लघु मालिनी बसंत कल्प, इसका इस्तेमाल बड़ा कम लोग करते थे। तो हमने लघु मालिनी बसंत का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके साथ मैंने बाकी और कुछ भी दवाइयाँ दी हैं। एट ऑल जब उनका हम वायरल लोड देखते थे तो वायरल लोड इन रोगियों में कम आता था। तो ये लगा हमको कि शायद ये दवाइयाँ वायरस को भी एलिमिनेट करती होंगी। लेकिन साथ में अन्य दवाइयाँ थी, तुलसी थी, भूनिम्बादी था, गुड़ची थी। तो ये हम स्पष्ट रूप से नहीं कह पाएंगे, क्लेम नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन यही एक और इसमें हमको एक बात देखने को मिली कि जिन रोगियों को टीबी की ट्रीटमेंट दी जा रही थी, क्योंकि HIV के साथ में या एड्स के साथ में टीबी इज वेरी कॉमन, जिन लोगों को लघु मालिनी बसंत साथ में दिया गया उनमें रिजल्ट उससे ज्यादा बेहतर दिखाई दिया। जो प्लेन टीबी ट्रीटमेंट ले रहे थे,
जो असेसमेंट क्राइटेरिया होता है हमारा किसी रोग को देखने का कि रोग कितना अच्छा हो रहा है, रोगी कितना अच्छा हो रहा है, उस असेसमेंट क्राइटेरिया में लगा कि द ग्रुप विच वर टेकिंग लघु मालिनी बसंत, उनमें काफी उपयोगी दिखाई दिया, काफी अच्छा दिखाई दिया। नाइस सर, ये तो HIV एड्स वाली बात हुई, आपका काफ़ी काम भी था और हम काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि आप एज अ प्रैक्टिशनर हमको एक दिशा मिला कि ऐसे भी जो क्रोनिक डिसीजेस है उस पर हम काम कर सकते हैं जो न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं। तो लेकिन आपके जो इनिशियल डेज थे न्यू प्रैक्टिस के, प्राइवेट प्रैक्टिस के, वो कैसे रहे? वेट करना पड़ता था पेशेंट के लिए कि आपका ऑलरेडी PG में एक बैकग्राउंड बना हुआ था तो उस हिसाब से पेशेंट भी आपके पास आते गए? आप कुछ भी पढ़ लें, आप कितने बड़े भी टॉपर हों, जब आप सोसाइटी में जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जीरो से स्टार्ट है, तो वहां आपको जीरो से स्टार्ट करना है। आप क्लास के टॉपर हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है, जो क्लास का सबसे पुअर विद्यार्थी था वो भी आपके संग ही खड़ा है, आपके साथ ही प्रैक्टिस कर रहा है। वहां पर आपको व्यवहार आना चाहिए। जैसे कि बताता हूं आपको मैं। आपको सिद्धांत मालूम है, आपको ग्रंथ मालूम है, आपको सूत्र मालूम है, बट आपको व्यवहार नहीं मालूम। रोगी से किस तरह बात करनी चाहिए, रोगी क्या बताना चाह रहा है, रोगी को सुनना चाहिए। आप उसको झटक दें कि डॉक्टर तू है कि मैं, ये नहीं चलेगा। रोगी थका है, हारा हुआ है, आपके पास आया है। प्राय ये भी देखा जाता है कि जब रोगी अन्य जगहों से चिकित्सा लेके थक हार जाता है तो आपके पास आता है। अब थका हारा व्यक्ति वो अपनी पूरी कहानी आपको बताना चाहता है, वो हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट भी समझ लीजिए आप। यदि आप उसको सुनने को तैयार नहीं है वो नहीं आएगा, फिर वो आपके पास नहीं आएगा, एक बार आके चले जाएगा। लेकिन आपका जो ज्ञान है, आपका जो स्किल है, उसके लिए कोई उपयोगी नहीं हुआ, उसके लिए मतलब समाज के लिए उपयोगी नहीं हुआ। हाँ, ये बात सच है कि आपको भी आपकी जीविका चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, ये मानता हूं मैं कि बिना पैसे के काम नहीं होगा आपका भी। लेकिन यदि आप पेशेंट को शांतिपूर्वक ध्यान दे के सुनते हैं तो अवश्य आपको उसका फायदा मिलता है आपकी प्रैक्टिस डेवलप करने में। ये तो सर मैं भी अभी 10 मंथ्स हो गए प्रैक्टिस करके। हाँ। मुझे भी ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि 5 में से शायद हम लोग 2 पेशेंट ना ठीक कर पाए, लेकिन वो 2 पेशेंट भी तुम्हारे बारे में अच्छा बोलने चाहिए कि कम से कम वो पेशेंट रेफर तो कर दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ ये बात। अगर ऑनेस्टली हम लोग अप्रोच करते हैं पेशेंट्स को तो वो 2 पेशेंट भी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अगर हम नहीं, रोगी खुद जानता है। हाँ। जब रोगी थका आ रहा है, रोगी 8-10 जगह से चिकित्सा लेके आपके पास आया है, उसे मालूम है कि उसकी मर्यादा क्या है, उसे यह भी मालूम है कि बाकी चिकित्सा पद्धति की मर्यादा क्या है। केवल आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक कहीं तो आशा की किरण लेकर आता है, उसकी आशा की किरण को आप बुझाएं नहीं, उसकी आशा की किरण को बरकरार रखें। यदि उसकी 10 कंप्लेन है, 10 कंप्लेन में यदि आप 1 कंप्लेन भी कम कर सकते हैं तो भी वो आपका ऋणी होता है, आपके लिए कहता है कि नहीं यही सही डॉक्टर था, बाकी 9 लोग तो बेकार थे, जबकि 9 लोगों ने भी उसको मदद की है। चलिए, आपके इनिशियल डेज में ऐसे कोई पेशेंट जो आपको याद आते हैं कि ये पेशेंट्स के कारण मैं काफ़ी कुछ सीखा हो और ये पेशेंट्स ने मुझे प्रैक्टिस में हेल्प की है? मेरा कहना ये है कि हर पेशेंट आपको सिखा के जाता है। ईच एंड एवरी पेशेंट आपकी फाइनल ईयर की BMS की एग्जाम लेता है, मैं ये कहूँगा। आपने मुझे कहा था एक बार कि आपकी ये एग्जाम नहीं है। हाँ, ये एग्जाम नहीं है, असली एग्जाम टेबल पे बैठने के बाद टेबल पे बैठने की होती है। हम जब क्लास में भी लेक्चर लेते हैं, क्लास में कोई उत्तर देता है तो मजा नहीं आता। ठीक है, हमने कुछ पूछा, लड़के ने उत्तर दिया, लेकिन जब वार्ड में हम उनकी बेड साइड क्लिनिकल क्लास लेते हैं
रोगी के सामने कॉट पे रोगी लेटा हुआ है और मेरे साथ में 10-12 हमारे विद्यार्थी हैं, इंटर्न हैं, हाउसमैन हैं या रेसिडेंट्स हैं। वहाँ जो बात होती है, वहाँ जो बातें होती हैं और वहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ मात्र ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑब्जर्वेशन के लिए कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है। क्या देखना, क्या परखना, क्योंकि ये सब बातें किताब में लिखी होंगी, बट उसको कैसे देखना, कैसे परखना, ये हर व्यक्ति को आना चाहिए। एक हमारे हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनका कहना था कि समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। प्रैक्टिस करने से। कल आप किताबें पढ़ लें, आप रील देख लें, वीडियो देख लें, कुछ मतलब नहीं उसको, जब तक आपका व्यवहार, आपकी प्रैक्टिस आपके साथ में नहीं रहेगी। सर, ये आपका टीचिंग भी काफ़ी अच्छा स्किल है, मैंने देखा था, क्योंकि मैं भी फाइनल ईयर में, हम लोग अभी मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा सब कुछ हो गया है, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ तो यूजी में हार्डली हम लोग ने फाइनल ईयर में लेक्चर्स अटेंड किए, और आउट ऑफ कुछ कम लेक्चर जो होते थे उसमें से आपका लेक्चर हम लोग कभी मिस नहीं करते थे, भले वो लास्ट लेक्चर हो, फर्स्ट लेक्चर हो, आपका लेक्चर कभी मिस नहीं करते थे, क्योंकि हमको पता था कि ये लेक्चर से हमको प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ मिलने वाला है, हमारे लाइफ में हम कुछ लेसन सीखेंगे। तो ये टीचिंग स्किल सर आप कैसे, क्योंकि आप पेशेंट खुद लेकर आते थे हमारे लिए। टीचिंग्स का मतलब ये होता है कि हाउ यू कम्युनिकेट, आप किसी जटिल विषय को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो बड़ी सरलता से होनी चाहिए, बड़ी सरलता शब्दों से होना चाहिए, और हंस हंस कर होना चाहिए, फन के साथ में होना चाहिए। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कि आप पढ़ते रहो, बोलते रहो, तो उसमें लोग उलझ जाते हैं, तो वो उलझना नहीं चाहिए। अब 45 मिनट आप किसी विषय में बात कर रहे हैं, आजकल क्लास शायद 1 घंटे का हो गया, हमारे जमाने में तो 45 मिनट का एक लेक्चर हुआ करता था। किसी भी विद्यार्थी की लगातार एकाग्रता 45 मिनट आपके साथ बनी नहीं रहती है, जब तक आप उस विषय को हल्का फुल्का करके, मजाक के तौर में जोक्स बोलकर उनके साथ में उनको एक्टिव ना करें, एंगेज ना करें। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लोग ये सत्यनारायण की कथा सुनने जाते हैं, वहां भी नहीं सुनते, लेकिन जब संग बजता है तो लोग तुरंत अटेंड हो जाते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं, अब बोलते हैं कि इतना संग बज गया तो इतना कथा हो गई है। यदि आप कुछ जोक्स बोलते हैं रिलेवेंट, तो लोगों को अच्छा लगता है, उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो विषय को सरलता पूर्वक लोगों के सामने देना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं, आप काफ़ी स्टूडेंट्स के फेवरेट रहे, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स के आइडल्स भी रहे, क्योंकि हम फाइनल ईयर में ओरिएंटेशन आ गया था कि अभी आयुर्वेद प्रैक्टिस करना है और इस तरह से करना है जिस तरह से हमें क्लास में सिखा रहता है। लेकिन सर यूजी स्टूडेंट्स का जो ओरिएंटेशन है वो इतना खास होता नहीं है, सबको एचबी सिंह सर नहीं मिलते, ऐसा बात है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे, उनका क्या एटीट्यूड होना चाहिए इन यूजी, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान होते हैं, आयुर्वेद प्रैक्टिस करो, एलोपैथी प्रैक्टिस करो, मैं कहाँ से पढूँ, मैं किसके पास ऑब्जर्वेशन पे जाऊँ। अब इस पर हमको बताइए कि ऑब्जर्वेशन जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो यूजी स्टूडेंट्स का क्या एटीट्यूड होना चाहिए टेक्स्ट की तरफ? देखिए, टेक्स्ट पढ़ना तो जरूरी है, और ओरिजिनल टेक्स्ट। आजकल हमारे जमाने में तो ये रेडीमेड पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी। जैसे मुझे याद है कि हमारे स्कूल के जमाने में नवनीत की गाइड हुआ करती थी, नवनीत की गाइड वगैरह इस तरह की चीजें, तो हम मूल किताब पढ़ते ही नहीं थे, हम मतलब उस समय के लोग, क्योंकि डेट अश्योर यू कि आप पास हो जाओगे। या आज जो 10th और 12th की क्लासेस में जो क्लासेस चलते हैं, क्लासेस वाले ये कहते हैं कि आप किताब नहीं पढ़ोगे, हम जो दे रहे हैं नोट्स वही पढ़ोगे आप। दे
अश्योर यू कि आप पास हो जाओगे 10th या 12th, बट विदाउट टेस्ट पढ़े आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आपकी खुद की ज्ञानेंद्रियां नहीं खुलेंगी, और परसेप्शन वैसा बन जाता है। परसेप्शन वैसा बन जाता है, आप दूसरे के माइंड से काम करते हो, वो नहीं होना चाहिए। तो मूल टेस्ट पढ़े हैं आप। अब आयुर्वेद में मूल टेस्ट पढ़ने का मतलब है कि चरक संहिता है वो मूल तो पढ़िए, फिर टीकाकार उस पे रहे। टीकाकारों को पढ़ने का मौका मिलता तो पढ़े। आजकल ट्रांसलेशन मिल जाते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मूल सूत्रों को आप खुद अपने दिमाग से ट्रांसलेट करें। कहीं डिफिकल्टी है तो ही देखें उसको, अन्यथा न देखें, क्योंकि ट्रांसलेशन में बहुत सारी गलतियां हैं और उसी गलती को, परसेप्शन को लेकर हम आगे चलते हैं। वो नहीं होना चाहिए, पहली बात है, क्योंकि ये मूल किताबें हैं। दूसरा है, अब मैं पास हुआ तो प्रैक्टिस क्या करूंगा? प्रैक्टिस मैं तो कहूंगा कि आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस करें, बट कुछ लोग इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करते हैं। इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ कि एलोपैथ भी और आयुर्वेद भी। 90% उसमें एलोपैथी होता है सर। 90% उसमें हो जाता है, क्योंकि कई बार ये डिमांड रहती है रोगी की तरफ से भी कि हमको तुरंत कल काम पे जाना है, या और सारी चीजें हैं, जैसी परिस्थितियां इस तरह की होती हैं कि लोग उस तरफ झुक जाते हैं। उसके लिए आत्मविश्वास होना जरूरी है कि नहीं, मैं यह दूंगा, ये दवा देने के बाद रोगी को फायदा होगा। यदि ये आप में आत्मविश्वास है, आप अडिग हैं और आपने देखा है, तो फिर आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे। बट होता ऐसा नहीं है, आप हिल जाते हैं कि नहीं कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए यू गो विद सम डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन यूज करने लगते हैं। तो इस सब चीज़ों के अंदर यदि विद्यार्थी में इंटरेस्ट है तो वो यूजी लेवल पे ये समझ लेता है कि मुझे किसकी क्लास में बैठना है, किसके साथ में रहना है और किसको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये साइंस ऐसा है कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको कुछ सिखाने नहीं आएगा, कोई बताने नहीं आएगा, आपका अध्यापक, आपका टीचर, आपका क्लिनिशियन, आपका फिजिशियन या आपके सीनियर क्या कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करके आपको आगे चलना है। तो यूजी के लेवल पे इस तरह की चीजें रहती हैं। जब आप पीजी कर लेते हो तो लगभग ये तय हो जाता है कि अब मुझे इसी ब्रांच की प्रैक्टिस करना है, तो लोग फिर अपना अलग अलग रास्ता ढूंढ लेते हैं। सो फिर वही सेम सवाल पीजी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा कि जब वो पीजी करते हैं तो काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस है जहाँ पर पेशेंट्स नहीं है, जो कि बुरी बात है, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस ओरिएंटेड तभी बनने का टाइम होता है कि कैसे हम आउटर वर्ल्ड को फेस करेंगे, लेकिन तभी वहाँ पर पेशेंट्स नहीं है और प्राइवेट कॉलेजेस है और उनको पढ़ने का कोई साधन नहीं है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, और इन जनरल भी पीजी स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यदि रोगी नहीं है, रोगी आपका एक केंद्र बिंदु है पढ़ने के लिए, वो नहीं रहेगा। जब वो नहीं रहेगा तो आप किताबें पढ़ के क्या करेंगे? आपका बीएमएस कोर्स है, आप बीए लिटरेचर नहीं कर रहे हैं, किताबें तो हैं, ग्रंथ तो हैं, आप देखोगे कहाँ? जो चिकित्सा के सूत्र हैं उनका क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है, वो कहाँ देखोगे आप? रोगी होना बहुत जरूरी है। हमारी काउंसिल है, बड़ी मेहनत करती है, रेगुलेट करती है, बट उसके बावजूद भी आपने जो समस्या बताई कि प्राइवेट कॉलेज तो बहुत सारे हैं, बट रुग्णों का अभाव है। रुग्णों का अभाव है। यदि रुग्ण नहीं रहेंगे तो आपका एजुकेशन को महत्व ही नहीं है। और जब तक आप रोगी के साथ में नहीं है तो ग्रंथ आपने पाठांतर कर लिए, ग्रंथ आपने याद कर लिए, उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करोगे आप? ट्रू। तो सरकार को
या जो रेगुलेटरी बॉडीज है या जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं उनको ये देखना चाहिए कि जहाँ पे पेशेंट्स हो ऐसे ही कॉलेजेस को परमिशन देनी चाहिए। बट हर चीज़ हमारे और आपके हाथ में नहीं है। संस्थाएं हैं, काम करती हैं, हम केवल उनसे अपेक्षा कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें भविष्य में होंगी। सर, पीजी करने के बाद फिर प्रैक्टिस करना होता है और किस विषय, मतलब स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस के बारे में आपका क्या राय है? देखिए, पीजी आप एक बार हो गए तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। पहला सिंपल ऑप्शन है आप टीचिंग में चले जाएं। ओके, एक ऑप्शन है। यदि आप टीचिंग से प्रेम करते हैं, टीचिंग आपको अच्छा लगता है तो टीचिंग में चले जाएं। बट ये सबको नहीं पॉसिबल है, उतनी जगह भी नहीं है, उतनी वैकेंसीज भी नहीं है। आप रिसर्च में जा सकते हैं। रिसर्च में जाना होगा तो हमारी फार्मेसियाँ हैं, उनके साथ में आप रिसर्च के बेस कर सकते हैं। तीसरा है प्रैक्टिस, जो सबसे बड़ा बेस्ट है, अथाह सागर की तरह है। आप जितना तैरोगे उतना आप आगे जाओगे। आपके लिए स्काई इज द लिमिट, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। आप जितनी मेहनत उसमें डालोगे उतना आपको रिटर्न्स मिलेगा। और डे बाय डे आपका आत्मसम्मान समाज में बढ़ते जाएगा। मैं हंस के कहता हूं कि हमें भले नोबेल पुरस्कार न मिले, लेकिन जब रोगी को आप ठीक करते हैं, वो सबसे बड़ा अवार्ड। जब वो दर्द से मुक्त हो जाता है, रोगी की माँ या रोगी का पिता आपके चरणों को स्पर्श करता है और कहता है डॉक्टर आप भगवान हो, ये नोबेल प्राइज से कम नहीं है। ठीक है, आपका नाम पेपर में नहीं हुआ, मीडिया में नहीं हुआ, लेकिन वो जो खुशी आपके दिल को मिलती है, उस खुशी से बड़ी खुशी और कहीं कुछ नहीं हो सकता। That's true, sir. So, प्रैक्टिशनर्स के लिए, जो न्यू प्रैक्टिशनर है मेरी तरह, तो उनके लिए आप 3 कौन से एडवाइस देना चाहोगे? कि नए प्रैक्टिशनर के लिए एडवाइस मेरा ये रहेगा कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। वेटिंग पीरियड होता है, वेटिंग पीरियड, कि आप प्रैक्टिस में आए। कल तक आप तो टॉपर थे क्लास में, आप अस्पताल में एज ए रेजिडेंट भी टॉपर थे वहां पर, बट प्रैक्टिस में आने के बाद लोग आपको बाहर से परखते हैं। क्लास में टॉपर थे, वो आपको टीचर ने परखा, आपने आंसर बुक लिखा था, आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको प्रथम क्रमांक दे दिया। आप काम करते थे अपने अस्पताल में तो वहाँ के लोग जानते थे, इसलिए आप टॉपर हो गए। जब आप प्रैक्टिस में आते हैं, जन सामान्य के बीच में आते हैं, तो आप में जो गुण है उसको जानने के लिए लोगों को समय लगता है। यदि आपके पास वेटिंग, जो कहते हैं आजकल वेटिंग पीरियड जिसको कहा जाता है, आप कम से कम 1000 दिन का वेटिंग पीरियड समझ के चलिए अपने आप में। 3 साल, लगभग 2.5 से 3 साल का पीरियड। 2.5 से 3 साल में यदि आप मेहनत से काम करते हैं, श्रद्धा से काम करते हैं, अपने आयुर्वेद शास्त्र में विश्वास रख के काम करते हैं और पैसे के पीछे नहीं है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ, काफी इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है, शॉर्ट गेन्स के लिए हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट्स न ढूंढें। दूसरी एडवाइस इम्पोर्टेंट है, नो शॉर्टकट्स। बस क्लिनिक में बैठना है, जाकर क्लिनिक में बैठना है। अवेलेबिलिटी, इसको मिल लो, उसको मिल लो, यहाँ से कुछ मिल जाएगा, वहां से कुछ मिल जाएगा, नहीं। आज आप पैसे के पीछे हैं, लेकिन आप ईमानदारी से काम करेंगे तो पैसा आपके पीछे आता है।
तब आपको पैसे रखने की जगह नहीं मिलेगी। पर टिके रहना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टिके रहना, हाँ, टिके रहना, क्लिनिक प्रैक्टिस में पेशेंस करना, पेशेंस के लिए। क्योंकि मतलब मैंने अभी वीडियो भी डाला है, मेरे मामा ने मुझे एडवाइस दी थी जब मेरा क्लिनिक ओपन हुआ था। हाँ। उन्होंने कहा था कि 3-4 दिन ऐसा रहेगा कि बहुत सारे पेशेंट्स आ जाएंगे, खाना खाने को टाइम नहीं रहेगा, फिर 2-3 दिन एकदम शांत लगेगा, प्रैक्टिस चल रही नहीं चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर किसी दिन किसी का कॉल आ जाएगा कि तुम निकल रहे हो, लेकिन हम लोग निकल गए, आए क्या आपके आप क्लिनिक में हो कि नहीं। तो सिर्फ बेटर हो, अपने आप सारी चीज़ें होती रहती है। अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लिनिक ओपन करने के बाद, कोई भी दुकान ओपन करने के बाद। यस, आप उपलब्ध हो तो लोग आपके पास आएंगे। देखिए, जैसे आप हैं, आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं, आपका अपना एक समय होगा कि मैं सुबह 9 से लेकर दोपहर 12 बजे तक या 1 बजे तक रहूंगा मैं। ये लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति सुबह 9 से 12 के बीच में आएगा, वो भी तो कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं काम कर रहा है, कहीं व्यवसाय कर रहा है, उसको भी तो समय मिलना चाहिए आने के लिए। यदि आप कहें नहीं मैं तो निकल गया हूं, अब मैं नहीं रुकूंगा आपके लिए, नहीं, मानवता होनी चाहिए। और मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपका एटीट्यूड कैसा है रोगी के प्रति, आप रोगी से कैसे बात करते हैं, रोगी को किस तरह से सुनते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये विश्वास प्राप्त कर लिया, जब रोगी को लगने लगता है कि नहीं डॉक्टर साहब मेरे बारे में ही सोचते हैं, तो आपको पैसा भी देगा, इज्जत भी देगा, सम्मान देगा, और 4 लोगों को कहेगा, तो आपका रिफरेंस वो माउथ टू माउथ ज्यादा 10 लोगों के बीच में जाएगा। आपको मार्केटिंग करने की गरज नहीं, या गूगल रेटिंग की भी गरज नहीं है आपको। आपका अपने आप बिना इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आजकल व्यवहार में गूगल रेटिंग है, बाकी चीजें हैं, वो तो लोग करवा लेते हैं, कई बार मैंने देखा है, लेकिन माउथ टू माउथ सस्टेनेबल है, वो कोई करवा नहीं सकता। जिसको फायदा हुआ है वही कर सकता है ये। यस। सो आपका 3 एडवाइजेस में एम्पैथी, जेन्युइननेस, और तीसरा रहेगा अवेलेबल रहो, जितना बिल्कुल बिल्कुल उपलब्धता होनी चाहिए आपकी। आप हाँ, एक बार आप सीनियर प्रैक्टिशनर हो गए, आप लेक्चर्स के लिए कहीं जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, तो लोगों को मालूम है कि डॉक्टर साहब अपना ज्ञान लोगों के बीच में देने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय यदि आप नहीं है तो उसको स्वीकार कर लेगा। बट शुरू के दिनों में आप नहीं रहेंगे, जब वो पहली बार ही आ रहा है और उसका पहला एक्सपोजर आपके साथ में है, तब वो स्वीकार नहीं करेगा। आप कितने बड़े भी हो, कितने भी ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, वो नहीं मानेगा आपको। मुझे काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने ये सवाल आपको पूछने के लिए बोला कि एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर, एक अच्छा आयुर्वेद प्रैक्टिशनर जो सारे प्रिंसिपल्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, जनरल प्रिंसिपल्स के साथ जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो 1 महीने में कितना पैसा कमा सकते हैं? ये तो इसका उत्तर ही कुछ इस तरह का है, जीवन जीने के लिए जितना आवश्यक पैसा है वो तो पक्का मिल जाएगा, लेकिन आप मेरे इस आंसर से हैप्पी नहीं रहेंगे। अमाउंट आपने को अमाउंट में ज्यादा इंटरेस्ट है। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, तो उसमें कठिनाइयां हैं। लोग आपसे सर्विस लेना चाहते हैं बट पे नहीं करना चाहते। हाँ, यदि आप पुराने हो गए हो तो फिर आप जो बोलोगे वो देते हैं, बट शुरू के दिनों में आपको बाकी लोगों के साथ में अनायास कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन बात सच है कि शॉर्टकट न अपनाओ, लेकिन घर भी तो चलाना है, ईमानदारी से भी काम करना है। तो मेरा तो यह मानना है, यदि आप ईमानदारी से काम करते हैं, शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो पैसे जरूर कम मिलते हैं, जरूर कम मिलते हैं।
लोग मैकडॉनल्ड जाएंगे, वहाँ पैसे देंगे खाने के लिए, बट डॉक्टर या वैद्य के पास आएंगे, डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो पैसे देंगे, बट वैद्य के पास आएंगे तो पैसे देने में हिचक करते हैं। सब आयुर्वेद का भी इतना पैसा लगता है, दवाई इतनी महंगी आती है, इतनी महंगी आती है। तो ये बात तो सच है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ईमानदारी से काम कीजिए। मैं ये कह सकता हूं कि मिनिमम 1 साल में आप 12 से 15 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। 1.5 ईच मंथ, या हाँ, लगभग लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक आप बड़े आराम से, यदि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो। बेईमानी से करेंगे, शॉर्टकट करेंगे तो सवाल ही उठता नहीं है। लेकिन वो ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन वो कुछ समय के लिए होगा, उसमें आपकी बदनामी होगी। और यहाँ पे आप यदि धीरे धीरे चढ़ते हैं, धीरे धीरे कमाते हैं, तो देन स्काई इज द लिमिट। बट शुरुआत के दिनों में आराम से एक व्यक्ति प्रति मास लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक आराम से कमा सकता है, यदि वो ईमानदारी से मेहनत करता है। सर, आपको अभी 45 इयर्स प्रैक्टिस करके हो गया, तो ऐसा कोई फनी इंसिडेंट है जो आपको याद आता है आपके पेशेंट से रिलेटेड? कि कोई एक पेशेंट आपको कुछ एक फनी इंसिडेंट, ऐसे तो काफी हैं, लेकिन कुछ बातें कैमरे के सामने नहीं बोली जा सकती हैं। नहीं, बिंदास हम बोलेंगे, लेकिन लोगों को बुरा लगे तो। तो मैं 1-2 इंसिडेंट्स आपको नरेट कर ही देता हूं। मैं हमारे आयुर्वेद मतलब मेडिकल साइंस में हिस्ट्री लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस व्यक्ति का जो व्यवसाय है उससे कोई संबंधित रोग हो सकते हैं क्या, ये जानना जरूरी रहता है। तो हम उसका प्रोफेशन पूछते हैं। तो ऐसे ही मैं हिस्ट्री ले रहा था, और फिर मेरे साथ में स्टूडेंट्स भी थे, क्योंकि हमारा पहला डे यदि बच्चों को वार्ड में लेना है तो हिस्ट्री टेकिंग से ही शुरू होता है। मैंने पूछा रोगी को, भाई काम क्या करते हो? अब उसने देखा कि ये अपकमिंग डॉक्टर्स सामने खड़े हैं। सब मैं रस्सी खींचता हूं। और रस्सी खींचते हो? अब ऐसा कौन सा व्यवसाय जिसमें आदमी रस्सी खींचता हो? मैं तो पूछा, भाई मेरे समझ में नहीं आया। मैं तो सीनियर था, प्रैक्टिशनर हूँ और टीचिंग कर रहा हूँ। मैं बोला, उसके मैंने कंधे पे हाथ रखते हुए थपथपाते कहा, ये रस्सी खींचते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करते हो। तो उसने अपना हाथ लिया और मेरे गले के पास आया, बोला साहब ये जो चेन है ना, ये चेन खींचता हूँ मैं, चेन स्नेचर हूँ मैं। It was so funny, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि उसने इतने लोगों के बीच में यह स्वीकार किया कि वो चेन स्नेचर है। तब मैंने उसको कहा मजाक में, भैया इनको देख लो, इनमें से किसी का मत करना। और एक छोटा सा है, लेकिन बहुत उपयोगी है, थोड़ा सा अश्लील जैसा किसी को लग सकता है, लेकिन हम जब मेडिकल की बातें करते हैं तो वो कुछ नहीं होना चाहिए। हम नॉर्मली जब पेशेंट कुछ आता है तो हम हिस्ट्री पूछते हैं, हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर्स की, कि पर स्त्री गमन का इतिहास। अब आज का जमाना है कि क्लास के अंदर लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम हैं, और ये रेशियो बढ़ते जा रहा है। मेरी रजिस्ट्रार भी, रेसिडेंट डॉक्टर की बात कर रहा हूं मैं ये, मेरी रेसिडेंट डॉक्टर जो रजिस्ट्रार थी वो भी फीमेल थी,
और मेरी हाउसमैन भी फीमेल ही थी, मैं ही एक वहां पर था। तब उसने पेशेंट को बड़ी सरलता पूर्वक पूछा कि आप कभी बाहर गए थे क्या? सीधा साधा भोला व्यक्ति, उसके समझ में कुछ न आया कि आया पता नहीं। उसने अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार उत्तर दे दिया, डॉक्टर साहब हमारा कहाँ नसीब है हम बाहर जाएं। उस जमाने में लोग दुबई सऊदी वगैरह जाया करते थे, जो अनस्किल्ड वर्कर हुआ करते थे कमाने के लिए। हमारा नसीब किधर है हम बाहर जाएं साहब, गरीब आदमी है, मजाक मत करो हमारा। बाजू में मेरी रजिस्ट्रार, वो भी फीमेल थी, उसने सुना। उसने कहा कि हमारी जूनियर हाउसमैन कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं कह रही हो। एक सामान्य रूप से उनको बोलने के लिए कहा, भैया जी, या एक सामान्य रूप से, वो ऐसा नहीं कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि आप किसी बाई के पास गए थे क्या? बिना सोचे समझे उसने उत्तर दे दिया, नहीं पहले आपके पास ही आया हूं। तो ये कम्युनिकेट करना भी इतना इम्पोर्टेंट है। ये सब लैंग्वेज फनी चीजें वास्तव में, ये सब वास्तव में घटित चीजें हैं ये। तो कई बार ये दिमाग में रुक जाती हैं और मजा आ जाता है उसमें भी। सर, आप टीचर रह चुके हो, प्रिंसिपल रह चुके हो, रीडर रह चुके हो, आपको धन्वंतरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। काफ़ी सारे अवार्ड्स में जब क्लिनिक आता हो तो पूरा एक, अब अवार्ड रखने की शायद जगह ना हो, इतने सारे अवार्ड्स आपके पास है, आप इतने बड़े इंसान हो। तो इतने सक्सेस के बाद आप फिर भी डाउन टू अर्थ हो। मैंने सिर्फ एक मैसेज किया आपको कि आप पॉडकास्ट करोगे तो आपने 1 सेकंड में, तो ये जो डाउन टू अर्थ एटीट्यूड आप कैसे मेंटेन रखते हो इतने सक्सेस के बाद? वो सबके लिए भी एक मैसेज रहेगा कि वो कैसे रखें। देखिए, डाउन टू द अर्थ वाली बात ऐसी है कि आप अपना काम करते चलिए, आपके साथ लोग जुड़ते जाते हैं। आप लोगों से अपेक्षाएं न करें। यदि मैंने कल किसी को पढ़ाया है तो मैं ये कभी अपेक्षा नहीं करूं कि वो विद्यार्थी मेरा आके पांव पड़े। कल मैंने किसी का भला किया है, किसी रोगी को ठीक किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आके मेरा लोगों के बीच में चरण स्पर्श करे। वो मेरी ड्यूटी थी, विद्यार्थी को पढ़ाना मेरी ड्यूटी थी, मैंने मेरी ड्यूटी की। मैंने पेशेंट को ठीक किया, वो मेरी ड्यूटी थी। यदि मैं अपेक्षा नहीं करता हूं और कोई मेरी उपेक्षा करता है तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैं मेरे ईगो को साथ में लेके चलूंगा तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। मैं मेरा काम करते चलूं तो मेरे काम करने के साथ में लोग जुड़ते जाते हैं और मेरा कारवां बढ़ते जाता है। यदि मैं कोई अपेक्षा करने लगूं, वहीं से ये बात बिगड़ जाती है। डिटैच एंड डू इट। यस, एक। नंबर 2, यदि आप काम एंड कूल हैं तो आपका विवेक काम करता है। आप लोभ, क्रोध, माया से ग्रसित हैं तो फिर आपके साथ में विचारधाराएं आपकी बदल जाती हैं। प्राइज, पुरस्कार, अवार्ड्स एक समय के साथ में आते हैं, मिलते हैं, लेकिन आपको अवार्ड वो अवार्ड है जब रोगी आपको कहता है कि डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत आभारी हूं। जब विद्यार्थी कहता है कि सर ना, यू आर माई इंस्पिरेशन, तब वो आपके लिए अवार्ड है।
जब आप काम एंड कूल हैं, शांत हैं, तो आप उचित निर्णय लेते हैं। हाँ, ये तो है कि काम करते समय ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जब आप भी अपना विवेक खो देते हैं, आपको भी गुस्सा आ जाता है। कई बार कुछ रोगी आपको गुस्सा दिला देते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि आप गुस्सा करेंगे तो आप लूजर होंगे। हमको लूज नहीं करना है, हमको काम करना है और लोगों के हित में काम करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है सुनना। कई लोग आते हैं, आपको सुना के जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जिसको आजकल बोलते हैं ना झेलना, या इसको मैं झेल नहीं सकता। ऐसा नहीं है। आपने किसी रोगी को ट्रीटमेंट दी, रोगी आपसे नाप्रसन्न है, रोगी ठीक नहीं हुआ, रोगी के पैसे खर्च हो गए, वो आपको एक आवेश में आके धक 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 बोलने लगता है। वहां भी आपको शांति रखनी है, वहां भी आपको सुनना है केवल। क्यों सुनना है? क्योंकि उसके दिमाग में जो है वो एक समय के बाद वो शांत हो जाएगा। जैसे टेप रिकॉर्ड की कैसेट 45 मिनट ही चलती है ना, बाद में नहीं चलती है। वो जो प्री डिसाइडेड माइंड से आया हुआ है, आपके प्रति द्वेष लेके, आपके प्रति गुस्सा लेके, वो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाए तब आप बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। कई बार हमारे साथ में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ तो ठीक है, रोगी के साथ में हुई, विद्यार्थियों के साथ में हो जाती होंगी, घर में तो रोज ही होती है पति पत्नी के बीच में। मैडम सुना। सर, आप इस तरह ही हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या लाइफ लेसन देना चाहोगे? क्योंकि आप अभी ये स्टेज पे हो कि हम लाइफ लेसन आपसे ले सकते हैं। मैं हेल्थ के बारे में कहना चाहूँगा कि आने वाला जो काल है चिकित्सा की दृष्टि से वो आयुर्वेद का ही होगा। विकास बहुत हो गया, सर्जरी हो गई, माइक्रो सर्जरी हो गई, रिप्लेसमेंट शुरू हो गए, लेकिन आदमी की मन और आत्मा व्यथा को आयुर्वेद ही समझ सकता है। दूसरी है, जो डिसीज इन्फेक्टिव हैं या कम्युनिकेबल डिसीज हैं, जो संक्रामक रूप से फैलती हैं, उसमें तो बहुत सारी दवाइयां आ जाएंगी। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, एनसीडी, वो आयुर्वेद ही डील कर सकता है। आयुर्वेद मात्र चिकित्सा शास्त्र न होकर, मात्र चिकित्सा शास्त्र तो है ही है, लेकिन जीवन जीने की शैली को सिखाने वाला है। यदि हम मूल देखें कि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, तो स्वस्थ से श्वास रक्षणम पहला शब्द है। स्वस्थ से श्वास रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रश्न, कि स्वस्थ व्यक्ति के हेल्थ को मेंटेन करना। बीमार हो गया तो अस्पताल तो है ही है। आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है हमारी, जो हमारा स्वस्थ श्वास रक्षण है, वो पीछे न रहे। आयुर्वेद में जो स्वस्थ जो लोग डील करते हैं, उनके पास आज बहुत बड़ी संधि उपलब्ध है कि लोगों की लाइफस्टाइल को बदली करें। और मेरा तो मानना ये है कि यदि आप प्रॉपरली आयुर्वेद को प्रोपोगेट करोगे तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को बिल्कुल रोका जा सकता है। हम आज इतना ज्यादा चकाचौंध की दुनिया में केवल
रहने में नहीं, खाने पीने से लेके हर चीज में हम जो अपना रहे हैं वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो हमारा जो फूड है, हमारा फूड का जो कल्चर है, ये सब हमको ध्यान देना होगा। मेरा तो ये मानना है कि यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो हर चीज ठीक है। तो स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आयुर्वेद को आप जरूर अपनाएं, और बहुत बड़ा शक्ति आयुर्वेद के पास है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को रोक सकती है। दैट इज ट्रू सर। अभी एज अ आयुर्वेद प्रैक्टिशनर तो आप किन वैद्यों, मतलब एज अ मेंटर आप उनको मानते हैं, और आने वाले जो जनरेशन है, मेरी वाली जो जनरेशन है, उनमें से आप किन वैद्यों को समझते हैं कि ये आगे जाकर के कुछ बड़ा करेंगे? हाँ, अब मेरे जमाने में जो मेरे मेंटर थे, मैंने शुरुआत भी कहा अंतरकर सर कि वैद्य अंतरकर, एस.बी. जोशी जी, वासुदेव व्यास, कोपीकर, ताथेड़, नागराल, ये सब मेरे मेंटर ही थे। नए जनरेशन के अंदर आई सी स्पार्क इन माय स्टूडेंट्स, बट इट टू अर्ली यदि उनका मैं नाम लूं और मैं कहूं ये, उनको परखना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन जिस तरह से मेरे मेंटर्स थे, आने वाले काल में भी मेरे 8-10 विद्यार्थी जो मेरी नज़रों के सामने हैं, दे विल डू मच बेटर व्हाट वी हैव डन इट। और मैं तो हमेशा मानता हूँ कि मैंने तो अभी तक अधूरा ही किया है, पूरा तो वही करेंगे। सो जाते जाते आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे मेरे लिए, व्यूअर्स के लिए, जाते जाते? कि मेरा मैसेज इतना ही रहेगा नए जनरेशन के लिए कि आप अपने खुद पे विश्वास रखो, अपने खुद पर, अपने शास्त्र पे विश्वास रखो, और आने वाला दिन भी अच्छा ही होगा, और आपके लिए वे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं इतना ही कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट सर। और आपके साथ बात करना, हर एक क्वेश्चन के साथ मेरे लिए भी बड़े बड़े लर्निंग्स थे, और बहुत मज़ा आता है आपके साथ बात करने में। और कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर बीमार है, डिप्रेस्ड है, जो भी डाउन है, तो मुझे ऐसा लगता है सर को अगर आप एक बार मिलोगे और सर आपके साथ 2 मिनट भी बात कर ले तो आपका सब चला जाएगा। डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह कुछ नहीं। ओनली एच.बी. सिंह सर कैन डू इट। नहीं, मैं तो ये कहूँगा, व्हाई ओनली एच.बी. सिंह सर? आयुर्वेद का अध्ययन जिस व्यक्ति ने किया है सर, आयुर्वेद की मैंने बताया ना, जीवन शैली किस तरह से जी जाए, किस तरह से बातचीत की जाए, किस तरह से रहा जाए, ये सब आयुर्वेद में है। आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हो गया भाई।